शरीरगत ऊर्जा एक प्रचंड शक्ति भांडागार। यूँ शरीर को हाड़ मांस का पुतला, मिट्टी का खिलौना और पंच तत्वों का बेमेल खेल कहा जाता है। पानी के बबूले से उपमा देकर क्षणभंगुर बताया जाता है, पर इस कथन में इतना ही सार है कि यह विपत्ति टूट पड़ने पर नष्ट भी हो सकता है, पर जैसे भी कुछ इसकी सत्ता है उस पर दृष्टिपात करने से यह परमाणु भट्टियों जैसा शक्तिशाली संयंत्र सिद्ध होता है। उसकी संभावनाएं अनंत है। ब्रह्मांड का बीज इस पिंड को सही ही बताया गया है। जो शक्तियां ब्रह्मांड में देखी गई हैं या भविष्य में देखी जाएंगी, उनका बीज इस पिंड में इस प्रकार मौजूद है कि यदि कोई उसे खींच सके तो देखते देखते विशालकाय वृक्ष के रूप में परिणत हो सकता है। मांसपेशियों में भरी हुई कोशिकाओं में छलकती हुई, त्वचा में चमकती हुई ऊर्जा दिया सलाई की तरह छोटी है, पर यदि ठीक तरह जला दिया जाए और अभिष्ट आधार के साथ नियोजित कर दिया जाए तो उसे प्रचंड दावानल के रूप में संव्याप्त भी देखा जा सकता है। नन्हे से परमाणु को जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है तो वह धरती को हिला देता है और आसमान को कंपा देता है। मानव शरीर की ऊर्जा में भौतिक जगत में काम करने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त चैतन्य तेजस भी विद्यमान है, अस्तु इसकी सामर्थ्य और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि उसका प्रकटीकरण एवं प्रस्फुरण किया जा सके तो उसका चमत्कार देखते ही बने। मनुष्य में हृदय सिद्धियों का भंडार भरा पूरा परिलक्षित हो। शरीर पर लिपटे हुए सीधे सादे त्वचा परिधान को ही गंभीरतापूर्वक देखिए। उसकी रचना प्रक्रिया कितनी संवेदनशील, सूक्ष्म, जटिल और सशक्त है। एक वर्ग फुट त्वचा में लगभग 72 फीट लंबी तंत्रिकाएं जाल की तरह बिछी हुई हैं। इतनी ही जगह में रक्त नलिकाओं की लंबाई लगभग 12 फीट बैठती है। शरीर की गर्मी को जब बाहर निकलना आवश्यक होता है तो वे फैल जाती हैं और जब ठंड लगती है तो भीतर की गर्मी बाहर न निकलने देने से शरीर को गर्म बनाने के लिए वे सिकुड़ जाती है। संपूर्ण शरीर की त्वचा में लगभग 2 लाख श्वेत ग्रंथियां हैं। इनमें से पसीने के रूप में शरीर के हानिकारक पदार्थ बराबर बाहर निकलते रहते हैं। यदि स्नान करने में आलस्य बरता जाए तो चमड़ी पर पसीना सूख कर एक परत जैसा बन जाता है और उसके विषैलेपन से बदबू ही नहीं आती, वरन खुजली, दाद, फुंसियाँ जैसी बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। चमड़ी की बीमारियों में कोढ़ मुख्य है। संसार में 1 करोड़ 5 लाख कोढ़ी हैं, जिनमें से 26 लाख तो केवल भारत में ही हैं। यूँ चमड़ी सीधी सादी सफाचट दिखती है, पर उसमें इतने छोटे छोटे भेद प्रभेद भरे होते हैं कि आश्चर्य करना पड़ता है कि किस प्रकार उसमें इतनी चीज़ें भरी हुई हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ी में 15 तैल ग्रंथियाँ, 10 रोएँ, 30 लाख कोशिकाएँ, 4 ताप सूचक यंत्र, 200 दर्द सूचक स्नायुछूड़, 25 स्पर्शानुभूति तंत्र, 4 गंज स्नायु, 3000 संवेदना ग्राहक कोशिकाएँ, 100 श्वेत ग्रंथि, 3 फीट रक्त वाहिनियाँ। इन सब का अपना अपना अनोखा कर्तृत्व है और वह ऐसा अद्भुत है कि मानवकृत समस्त संयंत्रों को इस त्वचा प्रक्रिया के सम्मुख तुच्छ ठहराया जा सकता है। त्वचा के भीतर भरी हुई मांसपेशियों को देखिए। यूँ वे घिनौनी लगती है, पर उनका प्रत्येक कण कितना ऊर्जा संपन्न है, इसे देखते हुए अवाक रह जाना पड़ता है। ताकत का लेखा जोखा लिया जाए, खेलों में, युद्धों में, प्रतियोगिताओं में, काम के मूल्यांकन में ताकत की परख होती है। कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमज़ोर, इस बात का लेखा जोखा लिया जाता है। यह ताकत कहाँ रहती है, कहाँ से आती है? शारीरिक शक्ति का स्रोत हमारी मांसपेशियाँ हैं। लचक, स्फूर्ति, आकुंचन, प्रकुंचन सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। जब उनमें समर्थता भरी रहती है तो मनुष्य को वज्र अंगी, लोह पुरुष आदि विशेषणों से संबोधित किया जाता है। कुश्ती, दौड़, भारोत्तोलन, छलांग, दबाव आदि के अवसरों पर जो करामात शरीर दिखाता है उसे स्वस्थ मांसपेशियों का चमत्कार ही कहना चाहिए। यदि वे ढीली पड़ जाएं,
क्षमता खो बैठे तो फिर चलना, खड़ा होना और भोजन पचाना तक कठिन हो जाए। मांसपेशियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, बहुत बारीक तंतुओं से बनी हुई जो गति पैदा करती है। चलने, खाने, हंसने आदि में इन्हीं का उपयोग होता है। मस्तिष्क की आज्ञा, इच्छा होने पर ही इनमें सक्रियता आती है। दूसरा भाग है जो स्वतः निरंतर कार्य करती है। पाचन क्रिया, श्वास प्रश्वास, रक्त संचालन, पलक झपकाना, पसीना निकलना आदि कार्य वे स्वतः संपन्न करते रहती है। तीसरे विभाग के अंतर्गत वे जिनमें दोनों विशेषताएं हैं और शरीर के भीतर की रासायनिक क्रिया से प्रभावित रहती है, इन तीनों का ही अपना महत्वपूर्ण उपयोग है। इन्हीं के सम्मिश्रित प्रयत्नों के फलस्वरूप हम स्वस्थ और बलिष्ठ दिखाई पड़ते हैं। यदि इनमें कमजोरी आने लगे तो दर्द होने लगेगा। पैरों की जकड़न, पीठ दर्द और कमर का दर्द जैसी शिकायतें मांसपेशियों में अकड़न, कठोरता बढ़ने के कारण ही होती है। मांसपेशियों का काम देखने में सरल सा लगता है, पर वस्तुतः उनकी संरचना और कार्य पद्धति इतनी अधिक जटिल है कि अन्वेषक चकित रह जाते हैं। अणुविज्ञान को, उसके क्रियाकलाप को, अणु यंत्रों को जटिल माना जाता है। मांसपेशियों को इच्छित या अनिच्छित क्रियाकलाप करने में कितनी जटिल क्रिया पद्धति का सहारा लेना पड़ता है, इसका विश्लेषण करते हुए कारीगर की अद्भुत कारीगरी को चकित रहकर ही देखना पड़ता है। हाथ पैर सबके पास है, फिर किसी में क्षमता कम, किसी में अधिक क्यों होती है? समझा जाता है कि यह अभ्यास से घटती बढ़ती है। बेशक इच्छा शक्ति और अभ्यास भी सहायक होता है, पर मूल बात मांसपेशियों की सशक्तता ही मनुष्य की बलिष्ठता और कोमलता का मुख्य कारण है। भोजनालय में जो कार्य चूल्हे का है, कारखानों में जो कार्य बॉयलर या इलेक्ट्रिक मोटर का है, वही कार्य मांसपेशियां करती हैं। गर्मी पैदा करना उन्हीं का काम है। इस गर्मी के बल पर ही अन्य सब अंग गतिशील रहने में समर्थ होते हैं। मांसपेशियां सारे शरीर को गर्म रखती है और स्वयं गर्म रहती है। उन्हें एक प्रकार के हीटर भी कह सकते हैं। शरीर और मन का संबंध बनाए रखने में इनकी भूमिका अद्भुत है। ज्ञानतंतु समूह इन्हीं से ओतप्रोत होता है। हंसने से लेकर रोने, नृत्य से लेकर भाग खड़े होने तक, सोने से लेकर जागने तक की समस्त मनोभावों का प्रकटीकरण शरीर द्वारा तभी संभव होता है जब ये मांसपेशियां ठीक से काम करें। रक्तचाप, हृदय रोग जैसे जटिल रोगों में वस्तुतः उन स्थानों की मांसपेशियां ही दुर्बल हो जाती है। यह दुर्बलता जितनी बढ़ेगी, रुग्णता और मृत्यु का प्रकोप उसी अनुपात से बढ़ता चला जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता आकार जियोगी ने मांसपेशियों की सक्रियता के पीछे 2 रासायनिक तत्व खोजे हैं। पहला है प्रोटॉन सार्कटन और दूसरा है मायोसिन। वे कहते हैं कि इन दोनों का संयोग मांसपेशियों में सक्रियता उत्पन्न करता है। ये दोनों प्रोटीन कहीं बाहर से नहीं आते, स्वतः ही पैदा होते हैं और उनके उत्पादन में इच्छा शक्ति का बहुत योगदान होता है। आहार शास्त्र की दृष्टि से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा मांसपेशियों के पोषण के लिए आवश्यक है, पर साथ साथ इस खुराक को ग्रहण करने और आत्मसात करने की मौलिक क्षमता तो पहले से ही मांसपेशियों में होनी चाहिए। यदि वह न हो तो ऐसी खुराक भी कुछ विशेष कारगर नहीं होती। अधिक काम करने से मांसपेशियां भी थक जाती है। उन्हें समुचित विश्राम न मिले तो अधिक दौड़ाने पर थककर गिर पड़ने वाले घोड़े की तरह वे भी गड़बड़ाने लगती है। अधिक काम करने की उतावली वाला सोने का अंडा रोज देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे एक साथ निकाल लेने वाली लालची की तरह घाटे में ही रहता है। काम करने वाले विश्राम देने के संतुलन का ध्यान रखकर ही पेशियों को स्वस्थ और सक्रिय रखा जा सकता है। कुछ पेशियां कभी भी विश्राम नहीं लेती। हृदय, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, फुफ्फुस आदि का काम दिन रात निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी भी इनको छुट्टी नहीं मिलती। यह थकान भी मौत का कारण है। यदि बीच बीच में उन्हें विश्राम मिल जाया करे तो आयुष्य बढ़ाने में मांसपेशियों का वह पुनः शक्ति संचय बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। गहराई में
क्यों जाया जाए, शक्ति के चेतना स्तर को अभी क्यों छुआ जाए। त्वचा और मांसपेशियों की सम्मिलित शक्ति का ही विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि इनका सम्मिलित स्वरूप ही किसी बड़े बिजली घर से कम नहीं है। शक्ति का मूल स्रोत है ऊर्जा। बिजली का उत्पादन ऊर्जा से ही होता है, भाप द्वारा, कोयला जलाकर, तेल पेट्रोल से, पानी को ऊंचाई से गिराकर, उसके वेग द्वारा, और अब अणुशक्ति से बिजली पैदा की जाती है। यह ऊर्जा की ही विविध प्रतिक्रिया है। विद्युत उत्पादन का एक आधार रासायनिक क्रिया भी है। बैटरी इसी आधार पर बनती है। वोल्टा, एम्पियर, आर्स्टेड, फैराडे प्रभृति वैज्ञानिकों ने इस संबंध में नए आविष्कार दिए हैं। किसी तंत्र से के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक स्तर हैं। पदार्थों की गति के कारण उत्पन्न होने वाली गतिज ऊर्जा, रासायनिक सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा, वस्तुओं की स्थिति के कारण उत्पन्न क्षितिज ऊर्जा कही जा सकती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा तत्व विद्यमान रहते हैं, उन्हें ईंधन कहते हैं। ऊर्जा एक से दूसरे में रूपांतरित तो होती रहती है, पर उसका नाश कभी नहीं होता। यह रूपांतरण प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। रासायनिक पदार्थ जलते हैं और बैटरी की विद्युत उत्पन्न होती है। पैरों द्वारा घुमाए जाने पर साइकिल चलती है। यह पैरों की ऊर्जा का साइकिल की गति में रूपांतरण है। परमाणु ईंधन विखंडित होकर ही परमाणु शक्ति उत्पन्न करती है। बैरल के नीचे कोयला जला और ज्वलनशीलता ने ताप के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की। भाप बनी, उससे रेल चली। गैस बनी, उससे प्रकाश की बत्तियां जली। भाप टरबाइन, फ्लोरेसेंट लैंप, हीटर, रासायनिक मिश्रण, विद्युत जनरेटरी की प्रक्रिया में ऊर्जा की शक्ति क्षमता को विविध प्रयोजनों के लिए विविध रूपों में क्रियान्वित किया जाता है। आजकल प्रोपेन गैस से चलने वाले ताप विद्युत उत्पन्न करने वाले हल्के जनरेटर, टेलीविज़न आदि छोटे कामों के लिए खूब प्रयोग होते हैं। दो विभिन्न प्रकार की धातुओं अथवा धातु मिश्रणों के तारों के सिरे यदि पिघलाकर जोड़ दिए जाएं और उनके सिरों को विभिन्न तापमानों पर रखा जाए तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यह तार विद्युत है। कुछ धाराएं गर्म होने पर अपनी सतह में इलेक्ट्रॉन उभारती है। पास में कोई ठंडी वस्तु हो तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उस पर जमा हो जाते हैं तथा हस्तांतरण से विद्युत प्रवाह आरंभ हो जाता है। हस्तांतरण के मध्य भाग में धनावेश युक्त कणों वाली कोई गैस भर दी जाती है। इस प्रकार प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनों के आवेश को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। इन दिनों मैग्नेटो-हाइड्रोडायनामिक चुंबकीय द्रव गतिज पद्धति विद्युत निर्माण में सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। इसका आधार यह है कि धात्विक चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा की जाए। इसके स्थान पर यदि दूसरा प्रयोग किया जाए तो भी यही फोर्स पैदा होगी। धात्विक चालकों के स्थान पर यदि गैसीय चालक प्लाज्मा का प्रयोग किया जाए और उस गैस को चुंबकीय क्षेत्र में होकर निकाला जाए तो विद्युत उत्पादन का वही प्रयोजन पूरा होगा। एक जस्ते की छड़ और एक तांबे की छड़ यदि नींबू के रस में डाली जाए तो उनके बीच एक विभवांतर पैदा होता है और उससे उपकरणों में विद्युत प्रवाह चल पड़ता है। रासायनिक बैटरी ऐसी पद्धति से बनती है। ईंधन सेल की पद्धति को न समाप्त होने वाली बैटरी पद्धति कहा जा सकता है। प्रयुक्त रसायनों की शक्ति जब समाप्त हो जाती है तब बैटरी अपना काम बंद कर देती है, पर ईंधन सेल का प्रवाह क्रम बंद नहीं होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से पानी की उत्पत्ति होती है। यदि वे दोनों गैसें लगातार मिलती रहें तो पानी का निर्माण अनवरत रूप से होता रहेगा। इसमें बाहरी और किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी आधार पर यह शोध चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण की भांति या कोयला हवा अथवा पेट्रोलियम हवा के सम्मिश्रण से क्या ईंधन सेल बन सकता है। अंतरिक्ष यात्रा में यह ईंधन सेल ही काम आता है। भारी चीज़ों की बड़ी मात्रा से लंबी दूरी तक उड़ान संभव ही नहीं है। ईंधन सेल का एक और स्रोत ढूंढा जा रहा है, वह है सूर्य ताप। साधारणतः सूर्य से गर्मी और रोशनी प्राप्त की जाती है। यूँ साधारणतः वह भी काम की चीज़ है।
पर उसमें जो अगली संभावनाएं विद्यमान है उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अणु भट्टियाँ और अणु रसायन बनाने के महंगे और खतरनाक झंझट में पड़ने की अपेक्षा सूर्य से शक्ति प्राप्त करके बिजली की आवश्यकता पूरी कर सकना शक्य हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर 1 वर्ग मीटर जगह में 1400 वाट के करीब बिजली बिखेरती है। इस शक्ति का उपयोग जिस दिन मनुष्य के हाथ में होगा उस दिन ऊर्जा का विपुल भंडार उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। बैटरी क्षेत्र में एक नया प्रयोग न्यूक्लियर बैटरियों का अब जल्द ही बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होने लगेगा। एक खोखला बेलन चारों ओर रहेगा, बीच में छड़ रहेगी। उस छड़ पर बीटा किरणों का उत्सर्जन करने वाले रेडियो आइसोटॉप चढ़ा दिए जाएंगे। बेलन की सतह पर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे। छड़ और बेलन को तार से जोड़ दिया जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। लोह विद्युत का रूपांतरण एवं ताप चुंबकीय विद्युत का रूपांतरण सैद्धांतिक रूप से संभव मान लिया गया है। अब उसके सरलीकरण के प्रयोग चल रहे हैं। बेरियम टाइटेनेट के रवे को यदि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म किया जाए तो उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन उपस्थित होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को यंत्रों द्वारा विद्युत में रूपांतरण किया जा सकता है। चुंबक रूपांतरण का भी यही आधार है। शरीर में रासायनिक आधार पर विनिर्मित होने वाली बैटरी के समकक्ष रखा जा सकता है। इसके घटक ईंधन सेल कहे जा सकते हैं जो मरण पर्यंत सूक्ष्म बने रहते हैं। जब तक जीवन है तब तक इस बैटरी की क्षमता समाप्त नहीं हो सकती। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही ईंधन उपयुक्त समझा गया है। मनुष्य भी एक अंतरिक्ष यात्री है। वह अपने पिता के घर से इस मर्तलोक में महत्वपूर्ण शोध अथवा प्रयोजन पूरे करने आया है। उसे अपनी जीवन यात्रा के लिए ईंधन चाहिए। वह त्वचा और मांसपेशियों के रूप में स्पष्टता मिला हुआ है। इतना ही नहीं, उसके पास और भी अधिक गहरे शक्ति स्रोत हैं, पर ऊर्जा के मूल रूप में इस मांस त्वचा मिश्रित कलेवर को भी अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस शरीरगत ऊर्जा का चैतन्य प्राणियों पर प्रत्यावर्तन करके उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा प्रयोग जर्मन के डॉक्टर मैस्मर ने किया और उसे मैस्मरिज्म नाम दिया। मैस्मरिज्म की आविष्कर्ता हैं जर्मनी के डॉक्टर फ्रांसिस्कस एंटोनियस मैस्मर। वियना में उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पढ़ा और उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण शोध निबंध प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि अज्ञात नक्षत्रों से एक तरल चुंबकीय पदार्थ इस धरती पर आता है और उससे हम सब प्रभावित होते हैं। इस पदार्थ का संतुलन यदि शरीर में गड़बड़ाने लगे तो शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। यदि किसी प्रकार यह चुंबकीय संतुलन ठीक कर दिया जाए तो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर ठीक हो सकता है। इसका प्रयोग भी उन्होंने रोगियों पर किया और सफलता तथा ख्याति भी अर्जित की। वे लोह चुंबक को अपने शरीर की विद्युत से प्रभावित करते थे और फिर उस चुंबक को शरीर के रोगी के शरीर से स्पर्श करा के उस अभाव की पूर्ति करते थे जो रोग का कारण था। इसके लिए वे अपनी संकल्प शक्ति की साधना द्वारा अपना मनोबल तथा और आवश्यक चुंबकीय विद्युत की मात्रा बढ़ाते थे। उनकी चिकित्सा प्रणाली से में दूर से आने वाले मधुर और मादक संगीत का प्रयोग किया जाता था ताकि रोगी को मानसिक एकाग्रता और भाव सांत्वना का लाभ मिले। अपने में शारीरिक विद्युत की मात्रा बढ़ाना और उस लोह चुंबक के माध्यम से रुग्ण व्यक्तियों को लाभान्वित करना, यही उनका चिकित्सा क्रम था। लाभान्वित रोगियों के मुंह से प्रशंसा सुनकर कष्ट पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी और वह हर रोज़ सैकड़ों तक पहुंचती। अमेरिका में इन दिनों 17 चोटी के शल्य चिकित्सक इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं और सम्मोहन विज्ञान के आधार पर रोगियों को सेवा सहायता पहुंचा रहे हैं। महिलाओं की प्रसव पीड़ा कम करने में तो इन प्रयोगों को 100% सफलता मिली है। दर्द न होने के इंजेक्शन लगाने की अपेक्षा सम्मोहन प्रक्रिया द्वारा उन्हें कष्ट मुक्त स्थिति का लाभ देना उचित और हितकर समझा गया है। प्रसूताओं को भी यही उपचार अधिक उपयुक्त लगा है। डॉक्टर हार्तसेन बेहोशी के लिए दवा की आधी मात्रा देकर और आधा सम्मोहन का उपयोग करके अपना काम चलाते हैं। शल्य चिकित्सा के समय आवश्यक एनेस्थेसिया की मात्रा उन्होंने 50% घटा दी है। इससे रोगी
अर्धमूर्छित भर रहता है। सम्मोहन के प्रभाव से उसे कष्ट बिल्कुल नहीं होता है। कैडर्स अस्पताल में एक 14 वर्षीय लड़की के कान का ऑपरेशन होना था। उसमें 5 घंटे लगने थे। इतने लंबे समय तक दवाओं की बेहोशी पीछे घातक सिद्ध हो सकती थी, इसलिए सम्मोहन के आधार पर ऑपरेशन करने का निश्चय किया गया। यह ऑपरेशन सफल रहा। इतनी देर तक इतना गहरा ऑपरेशन करने की इस सफलता ने इस विज्ञान की महत्ता को अब असंदिग्ध रूप से स्वीकार कर लिया है। कैंसर की असहनीय पीड़ा किसी दवा से काबू में नहीं आती। कैंसर से कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, जो नहीं बनती हैं वे अन्य कोशिकाओं के साथ फिट नहीं बैठती। उसका उपचार शल्य चिकित्सा, रेडियो विकिरण आदि से किया जाता है, पर दर्द घटाने का उपचार उपलब्ध न होने से अब उस अभाव की पूर्ति सम्मोहन विज्ञान द्वारा की जाने लगी है और इससे रोगियों को बड़ी राहत मिली है। मस्तिष्क की चोट, अर्बुद, सूजन, रक्तचाप, हृदयशूल, उन्माद जैसे कष्टों में सम्मोहन का उपयोग निरापद समझा गया है। कमज़ोर हृदय वालों पर क्लोरोफॉर्म जैसी दवाओं की हानिकारक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए उनके ऑपरेशनों में भी सम्मोहन ही ठीक समझा गया है। डॉक्टर हार्टमैन ने इस उपचार से न केवल रोगी अच्छे किए हैं, वरन व्यसनी और बुरी आदत वालों की कुटेवें भी छुड़ा दी हैं। नशेबाज जो अपने को आदत से लाचार मानते थे, इस व्यसन से छुटकारा पा सके। बिस्तर में पेशाब कर देने वाले बड़ी उम्र के बच्चे भी इस व्यथा से छूटे। हृदय के संकुचन के समय यदि रक्तचाप 160 mm से अधिक हो और प्रकुंचन के समय वह 90 mm से अधिक हो तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बाएं छेमक कोष्ठ पर अधिक दबाव पड़ता है। रक्त संचार से अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। यह क्रम कैसे रोका जाए, इसके लिए अन्य चिकित्सा इतनी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई जितना कि सम्मोहन सफल रहा। मांसपेशियों द्वारा उत्पादित और त्वचा तंतुओं द्वारा संचारित शरीरगत ऊर्जा को संकल्प शक्ति द्वारा एकत्र करना और उसे किसी दूसरे के कष्ट निवारण का साधन बनाना, यही मैस्मरिज्म का प्रचलित प्रयोग है। पर यह आरंभ है, अंत नहीं। यह एक छोटा सा उपचार मात्र है। योग की तंत्र शाखा में इस शरीरगत ऊर्जा का उच्च स्तरीय उत्पादन और प्रयोग का विधान विज्ञान भरा है। यदि इस शक्ति स्रोत से लाभ उठाया जा सके तो मनुष्य अपना और दूसरों का असीम हित साधन कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली कक्षा में अगले शीर्षक पर हम सभी चर्चा करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने